हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित पूर्ण जानकारी और पूछे जाने वाले प्रश्न आपके क्लियर होंगे, किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होंगे। सीधे प्रश्न कोश को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल या राजनीतिक दल प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। तो इसका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, ए है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है, दोनों। ए और आर सही हैं, परंतु और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, दोनों ए और आर सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि ब्रिटेन के राष्ट्रपति का राजा का चुनाव वंशानुगत होता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, अतः दोनों भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, अतः ये दोनों भिन्न है। इसलिए ए सही है परंतु आर गलत है। नीचे तीसरा क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। ए है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। आर है, राष्ट्रपति शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त में संदर्भ में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः कथन ए सही है किंतु कि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या मंत्रियों के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या भारत सरकार के मुख्य सचिव। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? अभी अभी पढ़ें। अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी। 7वां प्रश्न है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में या संसद में? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति में। 8 नंबर क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल या सभी तीनों में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति में। 9 नंबर क्वेश्चन है, कारण और कथन से है। ये है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ये सही है। कारण है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी है, आर गलत है परंतु ए गलत है परंतु आर सत्य है। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्नागत कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं परंतु आर कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, अतः अभीष्ट उत्तर बी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। कारण है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। या बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या ए सही है परंतु आर गलत है। या डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 बी या 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नागत कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। अभीष्ट उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होगी? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जैसे भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं परंतु यह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नागत उचित राष्ट्रपति पर लागू होती है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से?
तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, ऑप्शन डी। जैसे संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण और कथन से है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, सही है। कारण है, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ये भी सही है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। सी है, ए और आर दोनों सही हैं और ए का इस सही स्पष्टीकरण आर है। डी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का इस सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, यूपीपीसी मेंस में पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा या अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। जैसे संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतःस्थापित राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। नोट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी, दिल्ली तथा दमन और दीव, चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। तो इसका राइट आंसर है यूपीआरओ में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी, शामिल नहीं हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे कोड दिए गए हैं: संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल एवं उपराज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
इसे प्रश्न से नेग्लेक्ट कर दिया गया है यूपीपीसीएस के द्वारा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सही है, क्योंकि राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में 1974 सुप्रीम कोर्ट 1682 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर ना तो स्थगित किया जा सकता है और ना ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस इंस्पेक्टर में मेंस में पूछा गया प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा या 5 निर्वाचकों द्वारा या 15 निर्वाचकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्लियर नहीं है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952-1957 में यथा संशोधित के तहत राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचित सदस्यों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी। प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक
मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या अपॉन बटे में राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100 की जनसंख्या। या दूसरा है, एक निर्वाचित सांसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। 3 नंबर है, चुनाव में 5,000 मतदाता थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका सूत्र अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसके अनुसार केवल बी सही है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे में राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। उपर्युक्त सूत्र में यदि शेष 500 से अधिक है तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा, जबकि इससे कम होने पर उसे नहीं गिना जाएगा। साथ ही यहाँ जनसंख्या के तत्पर अनुच्छेद 55 में स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना अभिनिश्चित जनसंख्या से है। संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान निर्वाचित सदस्य बटे में है निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। उपर्युक्त सूत्र में यदि शेषफल आधे से कम है तो नहीं गिना जाएगा और यदि ज़्यादा है तो उससे 1 गिना जाएगा। 12वें राष्ट्रपति चुनाव में 2017 में संपन्न हुए 15वें राष्ट्रपति चुनाव 4,896 मतदाता थे। 3 गलत है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है केवल 1। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है। राज्य की जनसंख्या बटे में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य का योग बटा संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य अथवा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत का मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान 708 होता है। तो गलत है, दूसरा गलत है। 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न काफ़ी लॉन्ग है।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? तो 1991 जनगणना या 1981 जनगणना या 1971 की जनगणना या 1961 की जनगणना। तो इसका राइट आंसर है 1971, ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अनिश्चित अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्वाचित किया गया है। सब संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए है आयु 35 वर्ष हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, सही है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा सही है। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक। इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। 31 नंबर प्रश्न है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। या एक संसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प सी होगा, यही स्पष्टीकरण है। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। 33 नंबर प्रश्न है,
अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को या संसद को या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों 33 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।